नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है न्यूज रूम लाइव में। इस वक्त 11 बज चुके हैं और शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर से, जहां पर सेना को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बड़ी सफलता हाथ लगी है और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है। घाटी में लगातार आतंकियों का सफाया जारी है। घाटी के साथ साथ जम्मू संभाग में भी आतंकियों को जो है वो मार गिराया जा रहा है। आज फिलहाल नौशेरा में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और घुसपैठ की कोशिश कर रहे इन दोनों आतंकियों को उनकी असली जगह पर पहुंचा दिया है, जहां कर ये आतंकी अपने घर से निकलते हैं। 2 आतंकी जहां घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो घुसपैठ कर रहे थे वैसे ही सेना ने उन्हें मार गिराया। बड़ी सफलता हाथ लगी, 2 आतंकियों को मार गिराया और वहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ये वही तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। घने जंगल हैं, झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियां हैं, टीलियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेना ने वहां पर तकनीकी उपकरण जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि क्या और आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में है या नहीं, अगर हैं तो उनको कैसे वहां पर न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल, इसी के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम जितने भी सेना है, सुरक्षा बल है, पुलिसकर्मी है, सब अलर्ट मोड पर है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें आतंकवाद पर सेना का बड़ा प्रहार जो है वो हुआ है। और घाटी की अगर बात की जाए तो लगातार आतंकवादियों के सफाई के लिए सेना तैयार है। आपको बता दें मुठभेड़ से जुड़े कुछ अपडेट क्या कुछ सामने आ रहे हैं। नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 2 AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और फिलहाल 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिनसे 2 AK-47 और गोला बारूद बरामद किया गया है। आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त राजौरी में जो है वो चल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि 2 आतंकवादियों को मारा गया है। 29 अगस्त की अगर बात की जाए, कुपवाड़ा में एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए थे। इससे पहले भी कुपवाड़ा में जो एनकाउंटर हुआ था। 14 अगस्त को अगर बात की जाए तो डोडा में कैप्टन दीपक सिंह शहीद हुए थे। लगातार जम्मू कश्मीर में ये आतंकी हमलों से जुड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां पर 15 जुलाई की अगर बात की जाए तो सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर में लगातार घाटी की अगर बात की जाए तो सेना, सुरक्षा बल सभी अलर्ट मोड पर है, जहां पर इन आतंकियों के खिलाफ लगातार जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। और अभी तक बात की जाए तो 2024 में अब तक यानी कि सितंबर महीने तक 91 आतंकी हमले जो है वो हो चुके हैं और सेना जो है वो लगातार इनकी कमर तोड़ने के लिए तैयार है। 2024 की अगर बात की जाए इस साल की, तो अभी तक जम्मू कश्मीर में 22 जवान शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए रूपाली, 2024 में अब तक 42 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है सेना की तरफ से। अभी तक का आंकड़ा है, यानी 2024 की शुरुआत से लेकर सितंबर के महीने तक, सितंबर के महीने के मात्र 9 दिन गुजरे हैं और अभी तक फिलहाल लगातार ये आतंकी हमले जारी हैं। अभी जो ताजा मामला नौशेरा से सामने आया है, ये बॉर्डर का इलाका है, लोसी का इलाका है और वहां पर जैसे ही 2 आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में थे, लेकिन सेना ने उन्हें मार गिराया है। एक बड़ी सफलता विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि 18 सितंबर से विधानसभा चुनाव भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से इन चुनाव के बीच खलल डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सेना मुस्तैद है, सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर प्रशासन हो या फिर केंद्र सरकार हो, कैसे इन चुनाव को सकुशल संपन्न कराना है, उसके लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह मात्र चुनाव की बात नहीं है। 1990 के दशक से आतंकवाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर सक्रिय रहा है और हर बड़ी जो भी यहाँ पर कोई गतिविधि होती है या उपलब्धि होती है, उसके बीच आतंक या फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करने में पीछे नहीं हटता, लेकिन उसका कड़ा जवाब सेना की तरफ से दिया जाता है, भारत की तरफ से दिया जाता है। और आज भी वही मुहिम लगातार जारी है। जैसे ही घुसपैठ की कोशिश की जाती है, उसको तुरंत वहां पर नाकाम किया जाता है, या फिर आतंकवाद जब अंदर घुसता है तो उसे भी मार गिराया जाता है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू संभाग में हमलों में बढ़ोतरी हुई है। कश्मीर के कुछ जगहों पर, इलाकों में भी
आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन तुरंत वहां पर रूपाली सेना ने उनको मार गिराया। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर घाटी में लगातार जो है वो आतंकी हमले सक्रिय रहे हैं, लेकिन इस साल की ये बात देखने को सामने आई कि रियासी में जो श्रद्धालुओं की बस के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद जम्मू में लगातार आतंकी गतिविधियां, सस्पेक्ट्स देखे जाने, ये जो है एक्टिव होता हुआ नजर आया, जिसके बाद सुरक्षा बलों की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए या फिर लोगों की ही बात की जाए, सभी जो है इस बात को लेकर अलर्ट पर थे कि कोई भी संदिग्ध देखा जाता है उसकी जानकारी जो है पुलिस को दी गई। और इसी में जम्मू को अगर साफ तौर पर जो है वो देखा जाए तो जम्मू में भी ये कहा गया कि बाहर के यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक बड़ा ग्रुप जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुआ है, जहां पर छोटे छोटे गुटों में, जहां पर डोडा की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए या फिर बिलावर, भदरवा, इन सब एरियाज में आतंकी गतिविधियां और आतंकी घटनाएं जो है होती हुई नजर आई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बलों को कामयाबी जो है जरूर हाथ लगी है। हमेशा जब भी इन आतंकियों ने प्रहार करने की कोशिश की है तो सुरक्षा बलों और सेना कर्मियों ने जो है तो जी तोड़ जवाब दिया है और इन पर भी प्रहार किया है और पलटवार कर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों द्वारा हासिल की गई। बिल्कुल रूपाली, देखिए जमशीद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम जमशीद का रुख करना चाहेंगे। जमशीद, अभी क्या हालात बने हुए हैं? सुबह से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, 2 आतंकियों को मार गिराया है, और अभी क्या सिचुएशंस हैं? शीतल, बिल्कुल, जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इस तरह की सिचुएशन हमेशा देखने को मिली है, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। वहीं देर रात को नौशहरा के लाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिसको पूरी तरह नाकाम कर दिया। 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया, जिनसे 2 AK-47 पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया गया। उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चलाने की वजह सबसे बड़ी इस इलाके में ये भी रहती है क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 किलोमीटर के साथ से फॉरवर्ड के साथ से ही अगर बात करें तो लोगों के घरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसको देखते हुए सेना सिविलियन को भी हिफाजत करने के लिए सर्च ऑपरेशन का सिलसिला पूरे इलाके में देखने को मिलता है। हालांकि सिर्फ लाम की नहीं बात करें, लाम, लड़ोका, भवानी, कलसियां, पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन पिछले कई दिनों से चलाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा था, जिसको देखते हुए सेना के पास पहले ही इस तरह के इनपुट थे कि घुसपैठ की कोशिश की जाएंगी, जिसको देखते हुए सेना पूरी तरह पहले ही अलर्ट थी और घुसपैठ करने के साथ ही दोनों घुसपैठियों को मार गिराया गया और उसके बाद सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। शीतल, लेकिन बिल्कुल जमशीद, देखिए जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें सर्च ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि झाड़ियां हैं, जंगल हैं और ये मुश्किलात पहले से ही सेना के सामने रही हैं। उसके बावजूद भी आतंकियों को कैसे निकालना है, उनको कैसे मार गिराना है, उसमें सफलता जो है वो हाथ लगती रहती है। लेकिन यहाँ जो इलाका है, कितना घना इलाका है, कितना जंगल है और कैसे इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? शीतल, बिल्कुल, जहां तक इन इलाकों की बात करें, सिर्फ लाम सेक्टर की नहीं हम बात करें, अगर हम पूरे पीर पंचाल रेंज की यानी राजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्टों की अगर हम बात करें तो इसी तरह की सिचुएशन हर जगह पे है, जहां घना जंगल, पहाड़ियां, और इससे सेना को कई किस्म की परेशानियों का जरूर सामना करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी, इन परेशानियों के बावजूद भी सेना की तरफ से हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला देखने को मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा। और इसके मुश्किलें हैं जरूर क्योंकि जिस तरह खास करके पीर पंचाल रेंज की बात करें, पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाके के साथ घना जंगल और घने जंगल के अंदर झाड़ियां, और झाड़ियों के साथ इन दिनों खिताए पीर पंचाल के अंदर मक्की की फसल भी पूरी तरह खड़ी हो चुकी है। वो भी एक बड़ा चैलेंज जरूर रहता है, मगर उन चैलेंजों के बावजूद भी सेना की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को भी देखते हुए इससे पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक सर्च ऑपरेशन बिल्कुल की बात जमशीद, करें, इसी के साथ विधानसभा चुनावों की आपने बात की तो क्या कुछ लगता है ये आतंकियों की घुसपैठ इन विधानसभा चुनावों का माहौल बिगाड़ने के लिए की जा रही है? और अगर राजौरी की बात की जाए तो आतंकी गतिविधियां वहां पर सक्रिय रहती है और कुछ ही दिन पहले भी आपके द्वारा यहां पर बताया गया था कि किस तरीके से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। क्या कुछ लगता है ये माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है, इस पर सेना किस तरीके से काम कर रही है? रूपाली, जहां तक माहौल बिगाड़ने की बात करें तो पिछले 2 या 3 वर्षों के बाद ही पीर पंचाल रेंज के अंदर माहौल बिगाड़ने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 15 साल अगर पीछे चले जाएं तो माहौल खराब था काफी, मगर बीच के 10-12 साल जो थे बिल्कुल नॉर्मल पर लौट आए थे और राजौरी पुंछ को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया था। उसके बाद एकदम दोबारा मिलिटेंसी का ग्राफ राजौरी और पुंछ के अंदर बढ़ा। इसको देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी मिलिटेंटों की नजर जरूर रहेगी, पाकिस्तान की नजर जरूर रहेगी, क्योंकि उससे बड़ा चैलेंज एक और
यहाँ था जब बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ। ये एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये यात्रा उन इलाकों से होकर जानी थी जहाँ इससे पहले मिलिटेंटों ने सेना पर हमले किए, खास करके बाटा दुड़िया की बात करें, तोता गली की बात करें, बीजी इलाके की बात करें, इन इलाकों से यात्रा गुजर कर जानी थी। उसको देखते हुए पहले ही कड़े इंतजाम किए गए थे और ये भी एक चैलेंज जरूर है, मगर इस चैलेंज के लिए सेना और सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह तैयार नजर आती हैं। और ठीक है जमशीद, सेना और पुलिस हमेशा तैयार हैं और इसी तरह से तैयार रहनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे राहुल गांधी के बयान को लेकर। राहुल गांधी के बयान पर जो बयान सैम पित्रोदा ने दिया है, सैम पित्रोदा का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, सैम पित्रोदा ने कहा है। देखिए बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। राहुल गांधी रणनीतिकार हैं, उनके पास विजन है, उनके पास नीति है और राहुल विजन रखने वाले नेता हैं। सैम पित्रोदा का ये बयान, आपको बता दें सैम पित्रोदा कुछ समय पहले सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स पर बात कही थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लागू होना चाहिए और जिससे विरासत टैक्स भी कहा जाता है, और उसको लेकर भारत के अंदर काफी विरोध भी जताया गया था, विरोध भी देखने को मिला था और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर भी नजर आई थी। सैम पित्रोदा पर यह भी कांग्रेस ने कहा था कि सैम पित्रोदा का निजी बयान हो सकता है, लेकिन अब जाकर उन्होंने राहुल गांधी पर एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। वो सीधे सीधे जिस तरह से सोशल मीडिया पर पप्पू नाम से एक ट्रेंड जो है वो राहुल गांधी के ऊपर चल रहा है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के रणनीतिकार भी माने जाते हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। सुनिए। Work together. And Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he's no pappu. He's highly educated. He's well read. He's a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy. Battle. The RSS. India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening, when I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। राजनाथ सिंह के बाद पीएम का जम्मू कश्मीर का दौरा देखने को मिलेगा।
14 सितंबर को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा होगा और चुनाव की मेगा रैलियां प्रधानमंत्री मोदी यहां पर करने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि डोडा इलाके में प्रधानमंत्री मोदी की 14 को रैली हो सकती है, 1 से 2 रैलियां हो सकती हैं। हालांकि इस पर अभी तक पूरी जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है आधिकारिक तौर पर कि आखिर कितनी रैलियां पीएम मोदी की होंगी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की गाड़ी को संभालने का काम किया था, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख चेहरे के रूप में पीएम मोदी एक बार फिर से दौरा करने वाले हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का प्रचार प्रसार आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर में शुरू किया था, लेकिन उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने रामबन और बनिहाल में 2 बड़ी रैलियां की। उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी भी 14 सितंबर को यानी ठीक पहले चरण से पहले यहां पर पहुंचने वाले हैं और डोडा में संभावित डोडा या किश्तवाड़ में उनकी बड़ी रैली हो सकती है, चिनाब वैली में एक रैली हो सकती है, जम्मू में एक रैली हो सकती है और कश्मीर के इलाके में भी ऐसा माना जा रहा है कि उनकी रैली हो सकती है। इस पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। उनसे भी इस वक्त की वर्तमान राजनीति में क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और खास तौर पर जो लंबा समय बीत गया है, 10 सालों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनावी बिगुल तो बज ही चुका है, अब कुछ ही दिन शेष हैं पहले चरण के लिए। सबकी एक्साइटमेंट, सबका उत्साह जो है वो पहले चरण पे नजर आ रहा है, काफी ऊपर है, क्योंकि बहुत देर के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। इस वक्त की राजनीति और राजनीति के बीच जो ये दौरे चल रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आए, राजनाथ सिंह आए, अब पीएम मोदी का दौरा भी देखने को मिल सकता है। खाली भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता भी आने वाले हैं। राहुल गांधी ने दौरा किया है और मुझे लगता है कि 11 को खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर आ रहे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन सब के दौरे हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि शीतल, वहाँ किश्तवाड़ हो, डोडा हो या फिर रामबन हो, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं लाया है। वो बड़ी बात है कि ओपन हुआ है रामबन, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे ओपन कैंडिडेट लाना था। और एक किस सीट जो किश्तवाड़ वाली बनी है जिसमें से शगुन को उतारा गया है, बाकी सब पे विश्वास किया है। और यही एक एरिया है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर इस तीनों जिलों की सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ले जाती है, तो कहीं ना कहीं सारा जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण जम्मू कश्मीर की सियासत में, वो बदलता नजर आएगा। तो अगर प्रधानमंत्री खुद आते हैं, स्वाभाविक सी बात है उसका बेनिफिट ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को होगा। और वो उन्होंने आना भी है। उनकी जो फहरिस्त जारी की गई है कि 10 सितंबर के बाद से लगातार फ्रीक्वेंटली विजिट होगी, जिसमें नितिन गडकरी भी आ सकते हैं, राजनाथ सिंह का विजिट हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह दोबारा भी आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट रहेगा। विनोद जी, 2014 में मुझे याद है जब प्रधानमंत्री मोदी ने किश्तवाड़ का दौरा किया था और मैं उस रैली को मैंने काफ़ी करीब से देखा हुआ था। उस रैली में पीएम मोदी ने जिस तरह से उसको सींचा था, उसमें सीधे सीधे एक तो परिवारवाद का मुद्दा था जो बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, और मुझे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण रहा था बीजेपी के लिए उन चुनाव में। परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो या फिर विकास का मुद्दा हो, खास तौर पर किश्तवाड़ में इस वक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इतनी बिजली बनेगी, इतने टनल बनेंगे कि मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार भी उन टनलों के बीच निकल कर आएगा, और उसका सीधा सीधा फायदा हमने देखा भी था। बड़ी पार्टी बनी थी बीजेपी वोट शेयर के हिसाब से, और दूसरे नंबर पर सीट के हिसाब से बीजेपी थी। क्या वो फायदा यहाँ पर लेना चाहेंगे? क्या परिवारवाद का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, विकास का मुद्दा ये फिर से चलने वाले हैं? शीतल, एक चीज़ आपको बता दूं कि 2014 के बाद अब 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इससे पहले लोकसभा की चुनाव भी हुए हैं। उसमें भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो थोड़ा गिरा है। और दूसरा, एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर भी एक कारण रहता है। कोई माने ना माने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने ना या माने, लेकिन ये एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर रहता है। अब बात चलती है कि विकास के नाम पर वोट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये हम भी जानते हैं नहीं पड़ता है। यहाँ पर भावनात्मक मुद्दों को छुआ जाता है, ठीक, दुखती नब्ज पर हाथ रखा जाता है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वहां जाकर ये कहेगी कि कांग्रेस साबित करे कि वो 2 झंडे चाहती है रियासत में, क्या वो 2 संविधान चाहती है रियासत में, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत गवारा है कांग्रेस को। इन चीज़ों पर मुझे लगता है वहाँ पर खेला जाएगा। अभी परिवारवाद का तो पहले 2014 में कार्ड खेला जा चुका है, वो कार्ड काम का तुर्प का इक्का साबित हुआ था, लेकिन अब वो नहीं। अब ये जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसकी आड़ में कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ग्रिल कर भी रही है और आगे भी करती रहेगी।
बिल्कुल विनोद विनोद जी, क्या- इसी के साथ 2014 की जिस तरीके से शीतल ने बात की, साफ तौर पर अगर 2014 के चुनावों की बात की जाए तब मोदी लहर भी देखने को मिली थी, और अभी इस बार लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो वोट शेयरिंग जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी ज्यादा हुई है, और एज अ लीडर भी अगर बात की जाए कांग्रेस की, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, तो सभी तरह से ये कहा जा रहा था वो इमर्ज हुए हैं। क्या कुछ लगता है जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में अब देखने को मिला, विधानसभा चुनावों में उस तरीके की चेंजेस होंगे? क्योंकि 2014 की अलग बात थी, मोदी लहर तब चल रही थी, अब चीजें जो है वो बदली है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हमें 2014 के इलेक्शन में एक चीज़ ये भी हमेशा याद रखनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री ने उधमपुर में मोदी मैदान जिसको कहा जाता है वहाँ पर रैली की थी, और वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आया था पवन गुप्ता। आप कह रहे हैं ना कि वेव थी, वेव के साथ साथ हमें राजनीतिक समीकरण भी देखने हैं। बिश्नाह में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया था, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं रैली हुई थी। अगर हम नगरोटा की बात करें, देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट से जीत के आए थे। बिल्कुल। तो कहीं ना लहर एक अपनी जगह है, राजनीतिक समीकरण एक अलग चीज है। अब वो लहर वो थोड़ा सा फीका पड़ता नजर आ रहा है। आपने एक भावनात्मक मुद्दों की बात की अभी जी। थोड़ी देर पहले। आप काफी देर से राजनीति को देख रहे हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति को। ये जाहिर सी बात है कि बाकी देश के जो राज्य हैं वहां से जम्मू कश्मीर की राजनीति काफी ज्यादा अलग है। भावनात्मक जो मुद्दे हैं वो उठते हुए नजर आते हैं यहाँ पर। तो क्या जम्मू कश्मीर इन्हीं मुद्दों के बीच पिसता हुआ नजर आ रहा है पिछले कई सालों से, जो विकास से कोसों दूर हैं? इधर से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम पाकिस्तान से बात करेंगे, आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत होती है, फारूक अब्दुल्ला एक बयान देते हैं, उनके नेता कुछ दूसरा बयान देते हैं, या फिर बीजेपी भी राष्ट्रवाद का नारा जो है लगातार देती है। तो क्या इन पार्टियों के इन भावनात्मक मुद्दों के बीच जम्मू कश्मीर की जनता पिस रही है? शीतल, हम बड़े लंबे समय से इसको देख रहे हैं। चलो कश्मीर एक रैली निकाली गई थी, मुरली मनोहर जोशी उसको लीड कर रहे थे, बिल्कुल। और बड़ी मुश्किल से बामुश्किल कुछ लोग जाकर के लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आए। ठीक। उसके बाद 370 तोड़ेंगे ये नारा तब था जब भारतीय जनता पार्टी के दो पार्लियामेंटेरियन, सिर्फ और सिर्फ दो पार्लियामेंटेरियन हाउस के अंदर, यानी लोकसभा में सिर्फ दो पार्लियामेंट सांसद थे, तब से इन्होंने मैनिफेस्टो पे टॉप पे रखा। अब उस इशू को तोड़ा और 370 में संशोधन किया, 35 से रिपील किया, और आपने वादे को फुलफिल किया। लेकिन आपको एक चीज बताते चले कि कहीं ना कहीं अगर आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अगर बात करती है कि हमें अलगाववादियों से बातचीत करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, हमें उन लोगों को रिहा करना चाहिए जिनको पत्थरबाजी के आरोप में या राजनीतिक बंदी हैं, उनको रिहा करना चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी? वो ये भी कहते हैं कि जो आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, अलगाववादियों के रिश्तेदार हैं, जिनको निलंबित किया गया, जिनको शंट आउट किया गया है, उनको उस फैसले पर भी पुनर्विचार करेंगे। तो आप इस चीज को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्ड नहीं खेलेगी? भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के कार्ड खेलेगी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही राजनीति, भावनात्मक राजनीति या भावनात्मक घोषणाओं पर, भावनात्मक भाषणों पर ही चुनाव चले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी इस तमाम समय देने के लिए और बहुमूल्य बातें करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से इन्होंने इन यहाँ की राजनीति को देखा है, करीब से देखा है, और अपनी तरफ से जो भी बातें हैं वो भी सामने रखी गई हैं। और देखना होगा कि अब आने वाले समय में, हालांकि चुनाव बहुत जल्द हैं, बहुत जल्द मतदान होंगे, 3 चरणों में होंगे, और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। जम्मू कश्मीर के चुनाव की राजनीति तो गर्म हो ही गई है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी इस वक्त सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। अंबाला में बीजेपी का संकल्प नामांकन कार्यक्रम होना है और हरियाणा सरकार में मंत्री असीम गोयल करेंगे नामांकन। आपको बता दें, मंत्री को टिकट दिया गया है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। बीजेपी की जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ा सेटबैक भी हरियाणा के अंदर देखने को मिला था, लेकिन उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहां पर बीजेपी जुटी हुई है, केंद्रीय नेतृत्व जुटा हुआ है। और फिलहाल आज असीम गोयल जो हैं वो नामांकन करने वाले हैं, और उसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में फिलहाल उत्साह नजर आ रहा है। और कल यानी 10 को संभावित है कि कल नायब सिंह सैनी भी लाडवा सीट से नामांकन करेंगे और वहां से उनका नामांकन होगा। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति में उबाल चल रहा है। एक तरफ बीजेपी के नेता छोड़कर जा रहे हैं, टिकट बंटवारे को लेकर उनमें नाराजगी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि अपना जनाधार जो खोया है आज से 10 साल पहले, उसको वापस लिया जाए। रूपाल, बिल्कुल इसी के साथ अगर हरियाणा चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो साफ तौर पर तैयारियों ने जोर अपना पकड़ लिया है और सभी दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया
है। और आपको बता दें आज अंबाला में बीजेपी का संकल्प नामांकन कार्यक्रम जो है वो होने वाला है, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उसके बाद कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो काफी ज्यादा उत्साह इन कार्यकर्ताओं में है। और साथ ही साथ अंबाला मानव चौक के पास बीजेपी की तरफ से इस जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो है वो मौजूद रहेंगे और जनसभा के बाद रोड शो भी किया जाएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री असीम गोयल का नामांकन जो है वो दाखिल करवाएंगे। तो हरियाणा के चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो सभी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से आज अगर बात की जाए तो कार्यक्रम का आयोजन है, जिसके बाद कार्यक्रम के आयोजन के बाद रोड शो और रोड शो के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो मंत्री असीम गोयल का नामांकन दाखिल जो है वो करवाने वाले बतौर उम्मीदवार इस चुनावों में उतरने वाले हैं। और आज नामांकन जो है उनके द्वारा दाखिल करवाया जाएगा। और तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है इस रोड शो में, इस जनसभा में मौजूद रहेंगे और जोश और उत्साह जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सियासी हलचल एक तरफ पर तेज है और इसी में चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, हर एक में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और जनता से समर्थन के लिए ही जो है ये पार्टियां पूरी तैयारियां कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अंबाला से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर नामांकन का दौर, नामांकन का सिलसिला चल रहा है और खुद नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। उनके साथ अन्य कार्यकर्ता, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ ग्राउंड लेवल के सभी लोग इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल हैं। एक विशाल रैली के साथ आज नामांकन तक लिया जाएगा, नामांकन किया जाएगा। कल खुद मुख्यमंत्री भी नामांकन कर सकते हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कल अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर अभी तक 41 विधायकों की लिस्ट यानी 41 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और आज संभवतः कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आधिकारिक तौर पर उनका गठबंधन होने की संभावनाएं भी हैं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर उनके बीच बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब जाकर वो बात बन सकती है, ऐसी कुछ खबरें हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी पूरे जोरों शोरों के साथ अपनी रैली को, अपने रथ को आगे बढ़ा रही है। खुद नायब सिंह सैनी इस रथ के यहाँ पर जो ड्राइवर हैं खुद इस गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और इनके साथ साथ इस क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, वो भी नामांकन करेंगे। हमारे बीच में हरियाणा तो सभी दल इस वक्त प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें अंबाला से रूपाली आप हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में नामांकन की प्रक्रियाएं भी जारी हैं। बिल्कुल शीतल, ये तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जो है वो नज़दीक है, मतदान को कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इसी में सभी पार्टियां, ना ही सिर्फ भाजपा की बात की जाए, कांग्रेस भी, हर एक पार्टी जो है वो पूरे तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। जनता के समर्थन में आह्वान जो है वो किया जा रहा है, जिसमें खुद आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है ये रैली कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के दृश्य आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह और जोश और जुनून जो है इन कार्यकर्ताओं में। चलिए यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ और मेरी सहयोगी भी इस वक्त आपके सामने है। फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोलकाता मर्डर रेप मामले में सुनवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई जारी है और ये कोलकाता का मामला जिस पर सुनवाई हो रही है, कॉलेज से प्रिंसिपल का घर कितनी दूर है ये सीजीआई ने पूछा है। कपिल सिब्बल ने स्टेटस रिपोर्ट की भी जानकारी सामने रखी है और इस पूरे मामले में फिलहाल सुनवाई जारी है। आपको बता दें, कोलकाता मर्डर रेप मामला जो है वो पूरे देश के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है। इस पर विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं और इंसाफ की गुहार भी लगाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ लीगली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है
उस पर सुनवाई हो रही है। कॉलेज से प्रिंसिपल का घर कितना दूर है, ये भी कोर्ट की तरफ से सीजीआई ने पूछा है। कपिल सिब्बल ने रिपोर्ट को सामने रखा है। कोलकाता केस में सुप्रीम सुनवाई हो रही है। 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी फिलहाल जारी है और चीफ जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच जो है ये सुनवाई कर रही है। सबसे पहले बंगाल सरकार की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की, क्योंकि वो सरकार की तरफ से है और डॉक्टरों के काम न करने से 23 लोगों की मौत हो गई है। देखिए बड़ी अपडेट, सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी तुषार मेहता ने भी अब तक की जांच रिपोर्ट पेश की है। इस पूरे मामले को लेकर बेंच इस रिपोर्ट को पढ़ रही है और सवाल भी कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी, वो भी आपको बताएंगे कि आखिर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बातें सबके सामने रखी थी। फिलहाल ये जो 3 जजेस की बेंच है वो इस रिपोर्ट को पढ़ रही है। ये कोलकाता मर्डर रेप मामला है जिस पर सुनवाई जारी है। रूपाली, बिल्कुल इसी के साथ कोलकाता रेप मर्डर मामले की अगर बात की जाए तो अभी भी लगातार इस पर सीबीआई की जांच, ईडी का शिकंजा भी है जो आप अपराधियों पर कसा हुआ है और साफ तौर पर सबूतों को खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिजनों द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया था कि पुलिस ने जब इस मामले को अपने हाथ में लिया था तो सबूत जो है वो मिटाए गए थे, जिसके बाद लगातार सीबीआई की मांग की गई। सीबीआई केस जो है वो चल रहा है, सीबीआई जांच जो है वो कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी हुई है। वहां पर रिपोर्ट्स जितनी भी सीबीआई द्वारा दाखिल की गई उसे भी पढ़ने की कोशिश की गई और साफ तौर पर यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा जुड़ चुके हैं। केशव, बताइएगा, सीबीआई जांच चल रही है, एक के बाद एक खुलासा हो रहा है, क्या कुछ कहना है, कितना मुश्किल हो रहा है कि लगातार इस मामले में बड़े खुलासे, क्योंकि एक तरफ अपराधी भी इनकार कर रहा है, दूसरी तरफ रिपोर्ट्स जो है वो दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो प्रशासन जांच की मांग कर रहा है, लेकिन प्रशासन लगातार इस पूरे है और इसमें अलग अलग खुलासे अलग अलग समय पर हुए हैं। हमने देखा है कि इसके कई तथ्य सामने आए हैं। अब जब इस पूरे प्रकरण को लेकर जो केस में सुनवाई है, सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी ये पूछा है कि हम 2 पहलुओं पर स्पष्टीकरण चाहिए। अपराधिक मौत का केस कब दर्ज हुआ, इस पर सीबीआई ने सवाल पूछा है। डेथ सर्टिफिकेट पर कहीं ना कहीं दोपहर 1:47 मिला, इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। और अपराधिक मौत पर केस दोपहर 2:55 पर दर्ज हुआ, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल पूछे गए हैं। बिल्कुल केशव, इसी के साथ इस मामले की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कंफ्यूजन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ अपराधी का कहना है कि मैंने जो है इसे अंजाम नहीं दिया, कि मुझे फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि इस रेप मर्डर मामले में गैंग रेप हुआ है, जिसके बाद ये कहा गया कि संजय राय ने कहा कि अकेले इस वारदात को अंजाम दिया गया। कितना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है इस केस के सबूतों को खंगालना और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं उसको लेकर एक पर्टिकुलर जो है वो कंक्लूजन निकालना। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है तथ्य रखे गए हैं, लेकिन जो पक्षकार है सरकार की तरफ से उनके भी अपने अलग तथ्य हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो सीबीआई डीवीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, उसने कपिल सिब्बल ने स्पोर्ट रिपोर्ट की जो पूरी जानकारी है वो इस वक्त सामने रखी है और एसजी ने कहा है कि मुझे रिपोर्ट नहीं दी गई है, हमें कुछ स्टेटस दिए गए हैं। लेकिन अभी ये कहना कि इसका आधार क्या होगा, क्या इस पूरे केस में तथ्य हैं, ये कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी इस वक्त सुनवाई चल रही है। कुछ देर के बाद सारे तथ्य सामने निकल कर आएंगे। ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप भी इस पर नजर बनाए रखिएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे, अब बात फिर से करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का गठबंधन है उस पर सस्पेंस बरकरार है। आज गठबंधन को लेकर फैसला आ सकता है, लेकिन फैसला कुछ भी हो सकता है। गठबंधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हरियाणा आप अध्यक्ष ने साफ कर दिया है, हम 90 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, सुशील गुप्ता ने कहा है। देखिए, उन्होंने सीधे कहा है कि हम पूरी की पूरी 90 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। यह सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो मैच था वो फंसते हुए नजर आ रहा था दोनों दलों के बीच और आम आदमी पार्टी ने कुछ ज्यादा सीटों की मांग
कांग्रेस के सामने रखी हुई थी, जिसके चलते कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही थी। कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे कि अगर ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के सामने दी जाएंगी तो कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगी। वो ये कि कांग्रेस की हवा पर कहीं ना कहीं संशय दिखाई हुए नजर आएगा। कांग्रेस जिस कॉन्फिडेंस के साथ हरियाणा में उतर रही है, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर कांग्रेस का जोश हाई है, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान पर नजर आ रहा है और कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। लेकिन फिलहाल अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी जो है वो अलग से चुनाव लड़ सकती है 90 सीटों पर। और खुद ये हरियाणा से जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है। अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूं 90 विधानसभा सीटों पे। आलाकमान की तरफ से अगर जो गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक आई नहीं है, अगर आज खबर नहीं आती है तो शाम तक हम अपनी 90 विधानसभाओं की लिस्ट जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है और पूरी तैयारी हमारे पास है, बस थोड़ा सा इंतजार है, नहीं तो आज जारी करेंगे। ये राष्ट्रीय स्तर पे जो भी वार्ता चल रही है, आम आदमी पार्टी की एक अनुशासित पार्टी है, उसका हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि केवल हमें आला कमान के निर्देश के इंतजार है। हम 90 विधानसभाओं पे तैयार। तो आपने सुना सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा, लेकिन इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के अंबाला, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इच्छा है, जो उन्होंने सोचा है, जो संकल्प लिया है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा 4 के 4 कमल के फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर जाएंगे। आज इस अवसर के ऊपर आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आदरणीय असीम गोयल जी तीसरी बार इस मां अंबा की धरती पर आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज आए हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्होंने अंबाला की राजनीति के एक नए दिशा देने का काम जिन्होंने किया है और पिछले 10 वर्षों में अंबाला के विकास को एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम किया, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी लगातार जो विधायक आप सबके आशीर्वाद से इस अंबाला के विकास में लगे रहते हैं, ऐसे असीम गोयल जी तीसरी बार अंबाला की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष मनदीप राणा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मेरे पुराने मित्र, जब मैं जिलाध्यक्ष था बड़ा सहयोग अनुभव अग्रवाल जी करते थे। ऐसे हमारे पुराने मित्र अनुभव अग्रवाल जी, गोल्डी सैनी जी हमारे जिला के महामंत्री, महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा बीनू गर्ग जी, ओबीसी मोर्चा के हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष सौदाम सिंह जी, अमन सूद जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष रामचंद्र सैनी जी, हरीश शर्मा जी, गुरजंट जी, सोमनाथ जी कश्यप और सभी हमारे पार्षद, अंबाला विधानसभा की सरदारी। मेरा ये सौभाग्य है कि आज अपने परिवार में, अपने घर में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सब लोगों को राम राम करता हूं और एक जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। भाइयों, सत श्री अकाल। साचे दरबार की जय। मैं आज भाषण भूषण तो वही देने नहीं आया हूं, क्योंकि आज नॉमिनेशन करना है। एक बात आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूं, क्योंकि ये चंडीगढ़ का जो सीएम ऑफिस है ना, सीएम रेसिडेंस है,
वो आप लोगों का है, किसी और का नहीं है। मैं ये आप लोगों के आज बीच में अंबाला के कहने के लिए आया हूं। भाइयों, सीएम रेसिडेंस के आप लोगों के लिए दरवाजे खुले थे, कोई पूछने वाला नहीं था, और आगे भी आपके लिए खुले रहेंगे। मैं आज अंबाला की सरदारी के बीच में आपका भाई बेटा, आप सबसे मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, और यह आशीर्वाद असीम गोयल के रूप में आप मुझे देंगे तो यह आशीर्वाद भाइयों चंडीगढ़ के अंदर जाएगा, और हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा के विकास की मिलकर के हरियाणा का विकास करेंगे। भाइयों, आज मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जब मैं आप लोगों का उत्साह, जोश ये देख रहा हूं, आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हौसला, दोनों मेरे हौसले को आप लोगों ने बढ़ा दिया है, और मुझे ये अंबाला में बीजेपी का संकल्प नामांकन कार्यक्रम, जहां पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे थे, और कैसे जनता को अपनी तरफ लुभाया जाए उसको लेकर हर प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से बड़ी अपडेट। सरगुजा हादसे में 4 पहुंची, मृतकों की संख्या। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु साय ने हादसे पर दुख जताया है, और आपको बताना चाहेंगे मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये सीएम साय ने भरोसा दिलाया है। मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट में ये पेश आया था हादसा, जिसमें सीएम ने खुद ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस हादसे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसी के साथ छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, बीते दिन कोयला का बंकर गिरने से 7 मजदूर जो है वो दब गए थे, और आप देखिए कि सीएम विष्णुदेव साय ने अपने अकाउंट एक्स पर कहा है कि सरगुजा के एल्यूमिना प्लांट में हुए औद्योगिक दुर्घटना में 4 मजदूरों की मृत्यु और कई मजदूरों के घायल की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने व घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो ये विष्णुदेव साय सीएम ने जो है, उन्होंने ये अपने अकाउंट एक्स पर जो है नोटिफिकेशन जो है लिखी और ट्वीट किया, और आपको बता दें कि ये कोयला बंकर जो है वो गिरने के कारण 7 मजदूर जो है वो दब गए थे, जिसके बाद 4 की मृत्यु हो गई थी। अभी आपको बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो ट्वीट किया था अपने अकाउंट एक्स पर, और संवेदनाएं जो है इन मृतकों के परिजनों से व्यक्त की है, और जल्द से जल्द कार्रवाई की भी मांग की है। इस वक्त एक और बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस जो है वो भी छोड़े गए। विरोध में हजारों का हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है, और सरगुजा से ये सामने आ रहा है, जहां पर गणेश पंडाल पर पथराव किया है। गणेश चतुर्थी के चलते गणेश पंडाल जो है वो लगाए गए हैं, और सूरत में गणेश पंडाल पर ये बड़ा पथराव हुआ है, और विरोध में हजारों लोगों का हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। अभी तक 33 लोग जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सूरत में जो गणेश पंडाल हो रहा था उस पर पथराव का मामला आया है, जिसने तूल पकड़ा है, और हिंदू समाज के कई संगठन और कई लोगों ने इसमें विरोध प्रदर्शन भी जताए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। फिलहाल कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, लगभग 30 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से एक धार्मिक यात्रा पर पथराव करने की कोशिश की है और ये अंजाम दिया है, इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है, जांच की जा रही है। जांच में साफ होगा कि आखिर कौन लोग थे, किस समुदाय के लोग हैं, और क्यों आखिर इस यात्रा को भंग करने की कोशिश वहां पर की जा रही है पथराव के जरिए। ये तो जांच के बाद पता लग पाएगा। लेकिन बड़ा ये मामला है कि सूरत में गणेश पंडाल चल रहा था, वहां पर पथराव हुआ है। विरोध में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, हिंसक प्रदर्शन किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। लेकिन जब जांच होगी तो जांच के बाद ये चीजें साफ होंगी। तो फिलहाल
इस तरह के मामले जो है वो देश के अंदर कई बार सामने आ चुके हैं और ये मामले यहाँ पर नहीं थम रहे हैं। ये सूरत से एक और इसी तरह का मामला, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हिंसा की तस्वीरें हैं, जो लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस घटना के विरोध में। और अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ आएगा। आज रात को एक गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ बच्चों ने जो है पत्थर मारा। उसके बाद तुरंत जो बंदोबस्त में पुलिस थी इन बच्चों को जो है वहां से ले लिया जो है। उसके बाद जो लोगों का टोला इकट्ठा हुआ जो है रजुआत करने के लिए, वो पुलिस के साथ उनका बातचीत चली रही थी। जो मीन दरमियान जो पत्थर मारा हुआ सामने के साइड से, और उसके बाद जो मुस्लिम की तरफ से पत्थर मारा चालू हुआ। फिर बाद में दोनों तरफ से पत्थर मारे में जो थोड़ा सा पुलिस को भी इंजरी हुई है जो है। और उसके बाद तात्कालिक सब जितनी भी टीमें आ गई थी उस एरिया में, जितने भी एरिया में थे जहां जरूरत पड़ी वहां पर लाठीचार्ज किया गया और टीयर गैस के सेल छोड़े गए। और उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हमारे पास हमारे जो कमांड कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी कैमरे में और बहुत सारे यहाँ पे जो लगे हुए हैं कैमरे, लोगों के मोबाइल में कुछ। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सूरज मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सूरज, कैसे ये पूरा मामला सामने आया और अभी तक इस पूरे मामले को पुलिस कैसे देख रही है? क्या प्रारंभिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सूरत के जो वरियाव बाजार स्थित एक गणेश पंडाल है, जहां पर बीती रात कुछ लोगों द्वारा, एक रिश्ते में आए हुए लोगों द्वारा जो गणेश जी की प्रतिमा पर पत्थर मार किया था, जिसके बाद से जो हिंदू संगठन थे वो आक्रोश में आ गए। और आक्रोश के साथ ही साथ उन्होंने जो वरियाव बाजार में जो सैयदपुरा पुलिस चौकी, उन्होंने उसका घेराव किया और भारी विरोध किया था। इस विरोध के बीच कई जगह से पथराव होने की स्थिति आई थी, जिसके बाद दो समुदाय के बीच जो है पथराव हुआ था। पथराव की स्थिति विकट बनते ही यहाँ पर जो पुलिस है पूरी तरह से मुस्तैद हो गई थी। खुद पुलिस कमिश्नर जो अनुपम सिंह गहलोत है वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और पूरी रात वो घटनास्थल पर थे। और जिस तरह से जो पत्थर मार की जो घटना हुई थी, जो पत्थर मारा गया था, कई गाड़ियों में आग देने की, जिसके बाद से जो गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री वो खुद सूरत के हैं, तो खुद वो सूरत के होते हुए भी उन्होंने खुद रात को देर रात वो खुद घटनास्थल पर आए थे। और यहाँ पर जिस तरह से जो पत्थर मारा किया गया था, जो दोषी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। बिल्कुल सूरज, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर क्या कुछ कार्रवाई की मांग, क्योंकि अब लोग जो है हिंसा में आ गए, प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है इस पथराव को लेकर, और गणेश चतुर्थी के चलते गणेश पंडाल में पथराव होना कहीं ना कहीं अब ये सवाल भी खड़े कर रहा है, क्या कुछ अब कार्रवाई की जाएगी उन गिरफ्तारों पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से गणेश पंडाल पर जिस तरह से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पर पत्थर मार हुआ, उसके बाद से लगातार जो तनाव था वो बढ़ा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही गंभीरता समझते खुद गृह मंत्री जो है गुजरात के, वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने जिस तरह से पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। फिलहाल 27 से अधिक जो पत्थर मारे हैं उनको इस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। और जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है, पुलिस जो है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए खुद गृह राज्य मंत्री ने आदेश दिया हो। तो फिलहाल इस वक्त भी पुलिस जो है पूरी तरह मुस्तैद है, पूरे इलाके में गश्त कर रही है पुलिस, और साथ ही साथ लोगों को जो पत्थर मार में जो शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंची। सूरत में पूरा मामला हुआ था, लेकिन अब जरा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। देश भर के पुलिस बलों के जवानों, अधिकारियों को एक बार फिर से आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी प्रतिभागी कर रही टीमें, उनके अधिकारियों का इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में देश भर की केंद्रीय पुलिस बलों के और राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, और जिसमें 378 महिला कार्मिक इस आयोजन में प्रतिभाग करके इस आयोजन को और भी नई ऊंचाई की सफलता तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही
भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे, उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेल कूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। आपने इस बात को देखा होगा, खेलो इंडिया खेलों की प्रतियोगिताएं रही हो या फिट इंडिया मूवमेंट अथवा सांसद खेल कूद प्रतियोगिता, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बखूबी इस आयोजन के माध्यम से आज आयोजित हो रही हैं। हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है और वर्तमान में पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैरा ओलंपिक के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और अपने देश का लोहा वहां मनाने का काम भी किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह दृश्य हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी प्रस्तुत करता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। देश भर के पुलिस बलों के जवान, केंद्रीय पुलिस बलों के जवान और उनके अधिकारी इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने, अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ तो जोड़ता ही है, साथ साथ जीवन में उतार चढ़ाव। आपने सुना, लखनऊ से इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे थे और इस संबोधन के जरिए उन्होंने कई बातें सामने रखी थी। एक उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।